डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम आहरण पर ब्याज के कुछ और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि जब अलग अलग रकम भिन्न भिन्न समय पर निकाली जाती हो उस समय आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब साझेदार द्वारा अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न रकम निकाली जाती है तब यह ब्याज गुणनफल विधि द्वारा निकाला जाता है। इसके अंतर्गत निकाली गई रकम की समयावधि से गुणा करके गुणनफल ज्ञात किया जाता है। फिर गुणनफलों का योग करके निम्न सूत्र द्वारा ब्याज निकाला जाता है। ठीक है, निकाल लिया जाता है। आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज का फार्मूला है गुणनफलों का योग गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे तो इस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण क्रमांक 20, शिवम और सुभी साझेदार हैं। वर्ष के दौरान शिवम द्वारा निम्न तिथियों में निम्न प्रकार रकम निकाली गई। यदि आहरण पर 7% की दर से ब्याज लगाया गया हो तो गुणनफल विधि द्वारा ब्याज की गणना कीजिए। देखिए शिवम और सुभी दो साझेदार हैं। ठीक है, शिवम द्वारा आहरण किया गया है, इस प्रकार से उसको बताया गया है। ठीक, अब इसकी हमको कैसे गणना करनी है इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया है तिथि और यहाँ पे दिया है रकम। 1 अप्रैल 2010 को कितना निकाला, 8000। 30 जून 2010 को 7500। 31 अक्टूबर 2010 को 5000। 31 दिसंबर 2010 को 7000 और 1 मार्च 2011 को निकाला है 5500 रुपया। क्लियर हो गया। अब देखिए आहरण पर ब्याज की गणना। आहरण पर ब्याज की गणना में क्या करेंगे, जो तिथि है यहाँ पर प्रश्न में दिया उसी तिथि को हम पूरा उतार देंगे। ठीक, उसके बाद रकम जो दिया है उसको यहाँ उतार देंगे। अब हमको क्या करना है, एक अवधि का कॉलम बनाना है और एक गुणनफल का कॉलम बनाना है। तो अवधि के कॉलम में क्या लिखना है, तो अवधि के कॉलम में हम यहाँ पर जैसे 1 अप्रैल 2010 को कितना 8000 रुपये, हमको समझना है कि ये जो है वित्तीय वर्ष के आधार पर है या कैलेंडर वर्ष के आधार पर है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न से ही हमको स्पष्ट होगा 1 अप्रैल 2010 से कहाँ तक आया है, 1 मार्च तक। तो मतलब इससे पता चलता है कि ये वित्तीय वर्ष के आधार पर है। ठीक है, इसलिए 1 अप्रैल से 1 मार्च तक है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का रहता है वित्तीय वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रैल दिया है तो आप समझ जाइए कि अगर मार्च दिया है मतलब दिसंबर से आगे का दिया है, मतलब ये वित्तीय वर्ष के आधार पर ही है। ठीक, अगर इसमें प्रश्न में इस प्रकार नहीं देता केवल 31 दिसंबर तक और यहाँ पे अगर कुछ लिखा रहता प्रश्न में कि कैलेंडर वर्ष के आधार पर है, तब आपको मानना है कि वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का है। अन्यथा जो है आप हमेशा ये मानेंगे कि 1 अप्रैल 2010 से जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वित्तीय जो वर्ष होता है उसी के आधार पर यहाँ पर हमको बनाना है करके। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए तिथि में हमने तिथि लिख दिया, रकम में रकम लिख दिया और अवधि में क्या करेंगे, तो ये जो रकम आहरण किया गया है, ये रकम आहरण जो किया गया वो कितने अवधि के लिए किया गया है, मतलब कितने समय के लिए आहरण किया गया, इसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 1 अप्रैल को लिया है और 31 मार्च तक का रहता है हमारा। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लिया है मतलब हमारा कितना माह का हो गया, पूरा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 माह हो गया, इसलिए यहाँ पर 12 माह लिख दिए। ठीक, उसी प्रकार 30 जून को है, अप्रैल के बाद मई जून। ठीक है, तो 3 महीना आप कम कर दीजिए, अप्रैल मई जून। ठीक, तो जून का लास्ट को लिया है इसलिए 3 महीना कम हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रैल मई जून मतलब 3 महीना कम हो गया, तो बचा कितना, 9 महीना, तो 9 माह का हो गया। क्लियर। या फिर जून के बाद आप ऐसा गिन सकते हैं, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, कितना माह हो गया, 9 माह हो गया। ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्योंकि जून का तो महीना को काउंट करना ही नहीं है हमको, क्योंकि 30 जून का मतलब माह के अंतिम में है इसलिए। फिर 31 अक्टूबर 2010, 31 अक्टूबर ये भी माह के अंत में है, अक्टूबर को गिनना नहीं। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना माह हो गया, 5 माह हो गया। तो यहाँ पर देखिए 5 माह। फिर 31 दिसंबर 2010, तो यहाँ पे 31 दिसंबर है, मतलब दिसंबर को गिनना नहीं है। दिसंबर के बाद अगर 1 दिसंबर रहता तो उस दिसंबर को गिनते हैं, अगर 31 दिसंबर मतलब उस महीने का लास्ट दिन, इसलिए नहीं गिनेंगे। अब दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का। अब 1 मार्च है, मतलब मार्च है तो 1 मार्च है, इसलिए पूरा मार्च भर को काउंट करेंगे, इसलिए कितना हो गया, 1 माह हो गया। क्लियर हो गया।
अब इसको हम क्या करेंगे, 12 से 8,000 का गुणा कर देंगे। 12 से 8,000 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 × 96, तो 96,000 हो गया। यहाँ पे 75 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 67,500। 5 का 5,000 से गुणा किए तो 25,000, और 3 का 7 से गुणा किए तो 21,000, और 5500 का 1 से गुणा किए तो 5500 रुपये। ठीक है, तो इतने सबको क्या कर देंगे हम, अब इस ये जो गुणनफल आया उसी को हम यहाँ पे जोड़ दिए, सबको जोड़े तो कितना आ गया, 2,15,000 आ गया। अब इसी को हम फार्मूला में फिट कर देंगे, आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज, तो ये गुणनफलों का योग, यहाँ पे जितने भी गुणनफल किए हैं उसका ये जो योग है इसी को यहाँ पे डाल देंगे गुणनफल के योग में, यहीं पर फिट करेंगे। गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12। तो दर कितना दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है 7%, उसी को हमको फिट करना है। देखिए, तो यहाँ पर 2,15,000 गुणित 7/100 गुणित 1/12। अब इसको काट पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,254 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको जो है जब अलग अलग तिथि को अलग अलग राशि आहरण की गई है तो उसका गणना करना है, और उसके बाद आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। अब देख लीजिए, अगर 2 साझेदार है तो ठीक है, एक साझेदार का हमने पढ़ा, अब 2 साझेदार का देख लीजिए। योगेश एवं संतोष 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 रुपये, और उनकी पूंजी कितनी है, 40,000 और 30,000 है। योगेश 3,000 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दिया जाता है तथा आहरण पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है। साझेदारों के आहरण निम्न प्रकार थे। ठीक है, साझेदारों का आहरण क्या थे, निम्न प्रकार थे। यहाँ पर देखें, योगेश का कौन कौन सी तिथि को लिया है, और उसके बाद यहाँ पे रकम की राशि लिखी है। यहाँ पे संतोष का भी उसी प्रकार लिखा है। ठीक है, तिथि और रकम की राशि। अब हम इसको गणना करेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए, और प्रश्न में लिखा है कि वेतन, पूंजी पर ब्याज, आहरण तथा आहरण पर ब्याज का लेखा करने के पूर्व 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ जो है 18,000 था। आहरण पर ब्याज गुणनफल रीति द्वारा निकालते हुए लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। यहाँ पर हमको लाभ हानि नियोजन खाता भी बनाना है, आहरण की गणना भी करनी है। तो देखिए, आहरण की जब गणना कर रहे हैं तो यहाँ पे आहरण पर ब्याज की गणना में योगेश और संतोष, जैसे कि हमने पिछले में देखा, हम क्या कर दिए, एक कॉलम और यहाँ पे लेना था तिथि का। ठीक है, कब तिथि को यहाँ पर से, तो ये एक कॉलम तिथि का भी रहता तो ठीक रहता। योगेश, जैसे ये तिथि है तो तिथि में राशि है यहाँ पे 600, 1,000 और 1,200। 1 फरवरी को लिया है, 1 फरवरी। ठीक है, फरवरी को लिया है, ये देखिए फरवरी को लिया है। यहाँ पर प्रश्न में फरवरी से लेकर क्या लिखा है, अक्टूबर तक का लिखा है ना। और यहाँ पे प्रश्न के में देखिए, यहाँ पे पूर्व 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ। ठीक, मतलब यहाँ पर हमको क्या लेना है, कैलेंडर वर्ष लेना है। कैलेंडर वर्ष मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच को बोलते हैं कैलेंडर वर्ष। ठीक है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के आधार पर हमको यहाँ पे गणना करनी है। तो 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल को लिया है, 1 फरवरी को लिया है। तो जनवरी से शुरू होता है कैलेंडर वर्ष, तो फरवरी मतलब 1 फरवरी, तो फरवरी से गिनेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितना माह हो गया, 3, 3, 6, 9, 10 और 11। तो 11 माह का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 611 माह के लिए। और अप्रैल है तो अप्रैल, 1 अप्रैल को है इसलिए अप्रैल को पूरा काउंट करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने माह, 9 माह का हो गया। यहाँ पे देखिए 9 माह लिख दिए। यहाँ पर 1,200 रुपये अक्टूबर का है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह का हो गया। ठीक उसी प्रकार से संतोष का भी करेंगे। 1 जून को है तो जून के बाद 1 जून मतलब पूरा जून काउंट होगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। तो 3, 3, 6 और 1 7 माह का। तो यहाँ पर हो गया 7 माह। फिर उसके बाद 1 सितंबर को है, 1 सितंबर तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 माह का। ठीक, 4 माह लिख दिए। उसके बाद 1,000 रुपये
1 नवंबर को लिया है तो 1000 रुपये 1 नवंबर को लिया है तो क्या होगा, नवंबर दिसंबर 2 माह का हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, गुणनफल रीति से इसका भी गुणा कर लेंगे तो 600 गुणित 11 कर दिए कितना हो गया 6600, और 1000 गुणित 9 किए तो 9000, 1200 गुणित 3 करिए तो 3600। ठीक, उसी प्रकार संतोष का भी देखिए 800 गुणित 7 किए तो 8 सत्ते 5600, 1400 गुणित 4 किए तो 5600, और 1000 गुणित 2 कर दिए तो कितना हो गया 2000। तो इस प्रकार से हमने कर लिया। अब दोनों इन गुणनफल को क्या कर देंगे, इस गुणनफल को योग कर देंगे तो टोटल कितना गुणनफल का योग आ गया 19200। यहाँ पर भी किए हैं, इन सब को जोड़े हैं तो गुणनफल का योग कितना 13200 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से ये आ गया। और यहाँ पर आहरण की राशि कुल कितनी है, कुल रकम जो है आहरण की वो है 2800। यहाँ पर भी कुल रकम कितना है 3200। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्याज का गणना करेंगे तो गुणनफल का योग गुणित दर बटे 100 गुणित 12। तो यहाँ पे गुणनफल का योग कितना है 19200 गुणित 5% के हिसाब से बोला है प्रश्न में, 5% के हिसाब से आहरण लेना है ये वार्षिक के हिसाब से। ठीक है, तो 5% तो 5/100 गुणित 12। ठीक है, अब इसको काट पीट दिए तो कितना आ गया 80 रुपये आ गया। इधर देखिए ब्याज गुणनफल का योग दर गुणित दर बटे 100 गुणित 12, यहाँ पर 13200 को फिट कर दिए गुणित 5/100 गुणित 12, काट पीट करिए तो कितना आ गया 55। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या कैलकुलेशन हो गया आहरण पर ब्याज की गणना, इसकी हमने गणना कर ली। अब देखिए आगे देखते हैं। अब लाभ हानि नियोजन खाता बनाने को बोल रहा है तो लाभ हानि नियोजन खाता में जितने भी हैं पूंजी पर ब्याज है और वेतन है, इन सब को आहरण पर ब्याज, इन सब को देने से पूर्व लाभ कितना था, तो लाभ था 18000। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शेष लाया गया कर दिया। पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा अगर लाभ हानि नियोजन खाता नहीं बनाए नहीं होंगे तो। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाना है। तो शेष लाया गया 18000 रुपये। ठीक, लाभ है इसलिए इस पक्ष में लिखते हैं क्रेडिट पक्ष में, तो शेष लाया गया 18000 रुपये। और आहरण पर ब्याज को इसी पक्ष में लिखा जाता है, आहरण पर ब्याज को करके लिखते हैं कितना, योगेश और संतोष। तो यहाँ पर निकाले हम 80 रुपये और 85 रुपया, 80 रुपये और 55 रुपया। तो यहाँ पे लिख दिए योगेश का 80 रुपये और संतोष का 55 रुपये। क्लियर हो गया, दोनों का योग लगा के यहाँ पे लिखना है उसको। फिर यहाँ पर पूंजी पर ब्याज खाता से, पूंजी पर ब्याज भी देना है तो पूंजी पर ब्याज खाता से अब किस अनुपात में देना है पूंजी पर ब्याज की गणना, तो देख लीजिए यहाँ पे पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है। तो कितना पूंजी 40,000 का 5% निकालना है और 30,000 का 5%, तो 4 पंछे 20। ठीक है, यहाँ पर 4 पंछे 20, यहाँ पे 2000 और 1500 कैसे आया 2000 और 1500, तो देखिए ये हो जाएगा 40,000 गुणित 5/100, 0 कट गया, 4 पंछे 20 कितना आ गया 2000 है ना। और उसके बाद 30,000 गुणित 5/100, तो 0 कट गया कितना आ गया 3 पंछे 15। ठीक है, ये सॉरी एक शून्य और होगा 30,000 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा शून्य, तो ये 1500 और कितना हो गया 1500 रुपया और 2000 रुपये। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए यहाँ पे ठीक है 1500 2000 लिख, टोटल योग 3500 रुपये। वेतन खाते से योगेश 3000 रुपये, 3000 रुपये वेतन मिलता है किसको, योगेश को। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए योगेश 3000 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है, तो 3000 हमने दे दिया वेतन। यहाँ पर शब्द नहीं दिया, प्रति माह या करके शब्द दिया रहता तो हम गुणित 12 करते, लेकिन 3000 केवल दिया इसलिए एक बार में ही हम लिख दिए। हम समझेंगे कि ये पूरा साल भर का वेतन है उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने 3000 रुपये लिख दिए वेतन खाता से करके। फिर ये दोनों का हो गया और इधर भी हो गया एंट्री। उसके बाद हम इस पक्ष का योग लगाए और इस पक्ष का योग, तो इधर का योग कम है तो इस पक्ष के योग से जो है इस पक्ष के योग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब ये 3 6500 है, 6500 को 18135 से, मतलब 18135 से 6500 माइनस किए तो कितना आ गया 11635। इसको क्या करेंगे, लाभ हानि खाता से करके बांटेंगे, क्योंकि ये लाभ है इतना राशि है ना, योगेश और संतोष के खाते में। किस अनुपात में बांटेंगे तो प्रश्न में दिया होगा। यहाँ पर देखिए 3:2 के अनुपात में 1000 है, तो 3:2 के अनुपात में हम क्या कर देंगे, इसको 11635 को बांट देंगे। 11635 गुणित 3/5 और 11635 गुणित 2/5, इस प्रकार से करके आप निकाल लीजिएगा। तो इतना योग मतलब इतनी राशि आएगी और इसको दोनों तरफ से
दोनों के खाते में राशि लिख देंगे, योगेश और संतोष के में, और योग लगा करके यहाँ पर राशि आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। लाभ हानि नियोजन खाता भी पूछ रहा है, आहरण पर ब्याज की गणना का भी प्रश्न पूछ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मेरे को परीक्षा की दृष्टि से। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप जो है आहरण पर ब्याज की गणना जो है अलग अलग जब राशि दी हो और अलग अलग तिथि पर राशि मतलब निकाली गई हो तो उसमें गणना कैसे करते हैं, क्योंकि गुणनफल विधि है, गुणनफल विधि से भी गणना करना आसान है। और इसी प्रकार से आप जो है जितने भी क्वेश्चन है क्रियात्मक प्रश्न के, उन क्वेश्चनों को हल कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि जो है जो भी समस्या होगा तो उसका समाधान किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।